इस्लाम फॉलो करने वाला मुस्लिम ही कर सकता है वक्फ। पर ये जो कांग्रेस वाले कानून थे, इसमें जो इस्लाम नहीं फॉलो करता है वो भी वक्फ कर सकता था। अच्छा। कैन हिंदू डू वक्फ? नहीं। क्या सरकार की प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती है क्या? नहीं। वो उन्होंने अधिकार दिया था। पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन के नाम पर देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है, जैसे जिन्ना ने बांटा। जिन्ना ये कहता था, तो हजारों किलोमीटर दूर है, उसके लिए ऑल आइज ऑन गाजा, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। प्रियंका जी ने ट्वीट किया, राहुल जी ने ट्वीट किया, एक ट्वीट दिखाइए, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। नहीं, उनकी तरफ से नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक 12 साल की बच्ची का रेप किया और वीडियो बना। बंगाल आज फिर से सुलग रहा है क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर की निर्ममता से रेप और हत्या की गई। एक शब्द नहीं बोला गया है। एग्जैक्टली ये वक्फ है क्या? सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा। इस देश में और 9 लाख एकड़, मतलब मुंबई 1 लाख एकड़ है। करेक्ट। तो 9 टाइम्स ऑफ मुंबई। करेक्ट। इसकी इनकम पता है कितनी आती है? 9 लाख एकड़ की। कुछ लोग जो चाहते हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपए मेरी जेब में जाए, अच्छा। वो इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, विडंबना की बात, कांग्रेस की बदमाशी है। मुस्लिम कैन नॉट गिफ्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह। सब गलत बात। मकसद ये था कि वक्फ के नाम पर हिंदुओं को दबाया जाए। हिंदुओं को दबाया जाए। ताजमहल क्लेम किया। इस रेट से तो आप कहीं पर भी नोटिफिकेशन जारी कर दो, पूरे देश को ही वक्फ बना दो। फिर पूरे भारत की भूमि को ही वक्फ कर दो। टुकड़ों में क्यों करते हो? तो संविधान में विश्वास रखते हैं तो सड़क पर फैसला होगा या संसद में कि सर तन से जुदा के नारे करने हैं और सड़कों पर उतरकर हुड़दंग करना है। ये कह रहे कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी होना चाहिए। ये एग्जांपल भड़का रहे हैं। क्या वो यहाँ पे ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि भारत का भी ऐसा हाल हो जाए? देखिए, मुसलमानों को गरीबी और दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया। भागलपुर किस एंगल से आप इसको देखना चाहिए? ये जो बात करते हैं कि मोदी इज एंटी मुस्लिम, वो तो बहुत खुश है बंगाल में जितने नहीं, हर पैमाना जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत कम है बीजेपी में। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन कांग्रेस वाले। और छोटा सा मैसेज अपने युवाओं के लिए मैं आपसे चाहता हूँ ताकि देश का माहौल अच्छा बना रहे। रावण भी जब आए थे माँ सीता का अपहरण करने के लिए, तो साधु का भेष पहनकर आए थे। तो ऐसे साधु के भेष में आने वाले रावणों से, बंटवारे वाले रावणों से बचना। जोहार। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत में जब से वक्फ बोर्ड के ऊपर बात शुरू हुई है और पार्लियामेंट में इसका सेशन शुरू हुआ है, तब से लोगों के अंदर एक उत्सुकता बढ़ गई है कि ये है क्या। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, शहजाद पुनेवाला जी, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत ही सरलता से समझाया है ताकि लोगों के अंदर जो एक कन्फ्यूजन बैठा हुआ है कि इससे कहीं हिंसा तो नहीं होगा हमारे भारत में, और वक्फ बोर्ड से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो प्लीज़ बने रहें, पूरे पॉडकास्ट को देखें, एक एक चीज़ समझें, और मैं सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप हिंसा ना फैलाएं। सो भैया जोहार, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल अनकट रियलिटी पे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने टाइम दिया, यही हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, आपका डे टू डे रूटीन जो है, देखते हैं हम कभी किस चैनल पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, पर मैं खास करके आप जैसे यूट्यूबर्स और जो अपना चैनल चलाते हैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल। थैंक यू सो मच भैया। तो अभी जो भारत में एक नया विषय चालू हुआ है और इस पर बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं, पर कॉमन मैन जो, डेफिनेटली मैं यूथ की बात करूंगा, जहाँ से मैं आता हूँ, झारखंड, बिहार, ये सारे स्टेट्स में, बंगाल, यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है कि एग्जैक्टली ये वक्फ है क्या। अपनी नैरेटिव अगर आप हमें बताएं कि ये है क्या, ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाए, और इस पर ज़्यादा कुछ लड़ाई का विषय ना बने। देखिए, मुस्लिम्स में और इस्लाम में वक्फ जो होती है वो एक तरीका होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति है मुस्लिम और वो अपनी किसी भी संपत्ति को किसी पब्लिक कॉज के लिए या चैरिटेबल कॉज के लिए हमेशा के लिए देना चाहता है, ताकि उसी चैरिटेबल कॉज के लिए, चाहे वो जो भी कॉज हो, उसके लिए ही यूज़ होती रहे, तो उसके पास वो इस्लामिक लॉ में एक व्यवस्था है। वो कहता है कि मैं, मान लीजिए ज़मीन है, तो मैं ये ज़मीन जो है वक्फ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए व्यवस्था हो, या इस लैंड पे कुछ ऐसी संस्था बने, स्कूल बने या अस्पताल बने, ये अल्लाह के नाम पर की जाती है। ऑब्वियसली ये बात केवल मुस्लिम्स ही कर सकते हैं,
ये इस्लामिक लॉ का हिस्सा है, तो ओनली मुस्लिम कैन डू वक्फ ऑफ देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपनी जायदाद होनी चाहिए, और उसका एक मकसद होना चाहिए कि किस मकसद से आप उसको डोनेट कर रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है वक्फ का। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग आज़ाद जब हुए तब हमारा बंटवारा भी हुआ, बहुत सारे मुस्लिम लोग यहाँ से चले गए पाकिस्तान, करेक्ट, और बहुत सारे पाकिस्तान में जो हिंदू बसे थे वो यहाँ आए। पाकिस्तान हो या जो अब बांग्लादेश है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर वहाँ की माइनॉरिटीज़ जो अपनी ज़मीनें छोड़कर चली गई, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है, वो तो सरकार ने ले ली उनकी ज़मीनें, हिंदुओं की जो थी। पर यहाँ पे नेहरू जी की सरकार थी और उन्होंने 1954 में वक्फ एक्ट पास किया। ठीक है, और बहुत सारे जो लोगों ने जाने से पहले यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने अपनी ज़मीनें वक्फ की थी, वो सारी ज़मीनें जो थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई कि आप इसको संभालो, इसको संचालन करो। तो मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टी, जो मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, उनकी प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वक्फ वो वक्फ बोर्ड पर चली गई। ठीक है। अब ये वक्फ बोर्ड को पावर्स दी गई और धीरे 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 करते करते कांग्रेस ने 1954 हो या 1995 हो या 2013 हो, वक्फ बॉडी को इतने पावर्स दे दिए कि वो एक बेहेमौत बन गया, एक ड्रैकोनियन बॉडी बन गई, एक इतनी बड़ी संस्था बन गई जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स थे, असीमित ताकतें थी। अच्छा, ये पावर्स तक दे दिए गए एक अमेंडमेंट करके कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, जैसे ये बिल्डिंग जहाँ पर हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टूडियो, वक्फ बोर्ड क्लेम करे कि यहाँ पर कुछ वर्षों पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी, इसका मतलब ये वक्फ की ज़मीन। ब्लंटली, हाँ, ये कह सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे उसके पास प्रमाण हो कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी, तो या कुछ ऐसे और इस्लामिक प्रैक्टिसेस चल रहे थे, और फिर वहाँ पे वो कह सकता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और जो ये बिल्डिंग में आज की तारीख में इसको ओन करता है या जो उसके डीलिंग करता है या जो उस पर मतलब इसको यूज़ करता है, उसको आकर वक्फ को बताना है, वक्फ ट्राइब्यूनल को बताना है कि नहीं नहीं, आपका ये क्लेम गलत है। अच्छा, हाँ, मतलब ओनस ऑपोजिंग पार्टी पर है, जिसको प्रूव करना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अच्छा, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है वक्फ के रूप में, तो वक्फ वाले उसको क्लेम कर सकते हैं, और जो सामने वाली प्रॉपर्टी है जिसकी है उसको आके प्रूव करना है, वो भी वक्फ ट्राइब्यूनल में, और उसको अधिकार नहीं है कि वो हाई कोर्ट चला जाए। अच्छा, जब तक कि वक्फ ट्राइब्यूनल ना जाए, उन्हीं की कोर्ट में ये चलेगा। हाँ, पहले वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएंगे। तो इस प्रकार से जब आप असीमित, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो ऐसे असीमित पावर्स अगर आप देते हैं, वक्फ के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको पब्लिक सर्वेंट आपने घोषित कर दिया, क्या कोई और धार्मिक संस्था के ऑफिसर्स को आप पब्लिक सर्वेंट घोषित करोगे? आपने उसको पब्लिक सर्वेंट घोषित कर दिया, उसको स्टेटस दे दिया, आपने उसको असीमित पावर्स दे दिए, आपने उसको इस प्रकार की व्यवस्था बना के दे दी कि किसी का कोई इंटरफेरेंस या उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। इसके चलते जो वक्फ की लैंड लगभग 4 लाख एकर्स थी 2009 में, 3.5 लाख 4 लाख प्रॉपर्टीज थी, 4 लाख एकड़ थी। ठीक है, वो बढ़ते 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 आज 8.5 लाख से अधिक प्रॉपर्टीज है और 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है, ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, मतलब रेलवेज और आर्म फोर्सेस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा। इस देश में। और 9 लाख एकड़ मतलब मुंबई 1 लाख एकड़ है, करेक्ट, तो 9 टाइम्स ऑफ मुंबई। करेक्ट। इसकी इनकम पता है कितनी आती है? 9 लाख एकर्स की। आइडिया। आप सोचिए, इतनी प्राइम प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज कोई पहाड़ नहीं है, ये प्रॉपर्टीज कोई ऐसी एरिया नहीं है जो अनयूजेबल है, दीज आर ऑल यूजेबल कमर्शियल या रेसिडेंशियल एरियाज। इनमें से इनकम 9 लाख एकर्स की इनकम है लेस देन 200 करोड़, लेस देन 200 करोड़। मतलब कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड ने इसमें जो बैठे जो सदस्य है जो मुस्लिम ही है, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ कल्यूजन करके उन्होंने बड़े पैमाने पर इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ के साथ धांधली की, इसका मिसयूटिलाइजेशन किया, औने पौने दाम में या तो रेंट पे लगा दी या तो इलीगली इसको बेच दी, क्योंकि वक्फ वैसे बेची नहीं जा सकती, क्योंकि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अल्लाह के नाम पर आपने जो दे दी वो उसका ओनरशिप अल्लाह की होती है, आप किसी और को नहीं दे सकते। करेक्ट। पर इलीगली उसको बेची गई, इलीगली उसको औने पौने दाम पे मार्केट रेट से कम में दे दी गई, तो इसीलिए उसकी इनकम लेस देन 200 करोड़ है। इसका मतलब कि इन 9 लाख एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज का बेनिफिट मुस्लिम समाज को नहीं जा रहा, ये बेनिफिट केवल किसको जा रहा है? कुछ अमीर मुस्लिम्स जिनका पॉलिटिकल लिंक्स है कांग्रेस से, समाजवादी से, इंडिया अलायंस के पार्टी से। और इसीलिए आज जब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की बात हुई, तो ये वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो लाया जा रहा है,
ये तो प्रो गुड गवर्नेंस है, प्रो अकाउंटेबिलिटी है, प्रो वेरिफिकेशन है, प्रो मॉनिटरिंग है, चेक है, ये प्रो पुअर मुस्लिम है। ये तो उनके प्रो है जिनको अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। ये एंटी लैंड ग्रैबिंग है, एंटी करप्शन है। तो विरोध करने के लिए वही एक सेक्शन उतर आया जो इससे रिफॉर्म नहीं चाहता है। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि आज ये एक प्रो गुड गवर्नेंस मूव उठाया गया ताकि इसमें रिफॉर्म आए। और ये रिफॉर्म करने की बात भी इस सरकार ने नहीं सोची थी। 1976 में पहली बार रिपोर्ट आई इंदिरा जी के ज़माने में, ठीक है, कि ये वक्फ जो है इसमें रिफॉर्म आना चाहिए ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। फिर उसके बाद सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो मिसयूज़ करते हैं उन पर पेनल्टी होनी चाहिए। 2006-7 के बाद 9th जेपीसी रिपोर्ट थी के रहमान खान की, जो उस समय कांग्रेस के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि इसमें ब्रॉड बेसिंग होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं को और बाकी समाजों को देना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी में, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए। तो ये सारी रिकमेंडेशंस मुस्लिम समाज से ही आई है, आगा खानियों से आई, बोहरा से आई, दरगाह चलाने वाले लोगों से आई। वो प्रताड़ित होते हैं ये वक्फ बोर्ड के असीमित पावर से, उनकी भी प्रॉपर्टीज क्लेम कर दी जाती है। तो ऐसे करके जब इनकी रिकमेंडेशंस आई तो सरकार ने निर्णय लिया कि इसमें एक संशोधन लाना चाहिए ताकि गरीब मुसलमानों को, बेवाओं को, यतीमों को, जो लाचार है मुसलमान, उनको ज़्यादा फायदा मिले। एक रिपोर्ट बताती है कि कम से कम इसमें से इनकम 20,000 करोड़ होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि 20,000 करोड़ इनकम अगर इसकी हो जाए तो 20,000 करोड़ रुपए किधर खर्च होंगे? क्या वो मोदी सरकार लेने वाली है? नहीं। क्या वो हिंदुओं पर खर्च होने वाली है? ये खर्च होगा तो मुस्लिमों पर ही खर्च होगा। करेक्ट। उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन, स्कॉलरशिप बनेंगे। पर कुछ लोग जो चाहते हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपए मेरी जेब में जाए, अच्छा, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, विडंबना की बात, कांग्रेस की बदमाशी है। कांग्रेस सेकुलरिज्म का राग अलापती है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है। करेक्ट। क्या पारसियों के पास ऐसी कोई बोर्ड है जो कह दे कि ये जमीन मेरी है, फिर आप प्रूफ करो कि ये आपकी है? नहीं। हिंदुओं के पास नहीं, बिल्कुल नहीं। ईसाइयों के पास बिल्कुल नहीं। सिखों के पास। केवल ये स्पेशल स्टेटस एक कम्युनिटी को क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि शुरू से चली आ रही है। क्योंकि शुरू से ये तुष्टीकरण की राजनीति में, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की राजनीति में, जिसमें कहा गया कि पहला अधिकार संसाधनों पर मुस्लिम्स का है, फिर इसी प्रकार से राजनीति चली, यूपीए की हो, कांग्रेस की हो, तो उसी धारा में चलते हुए इस प्रकार के कानून बनाए गए। और देखिए 90s में कांग्रेस ने दो कानून बनाए। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिकली बोलता है कि यदि आयुष ये कहे कि फलानी जगह मेरे प्रार्थना का स्थल था, तो उस पर तो आपको जाने का और क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। स्टेटस को है 1947 में जो था वो था। हालांकि वो प्लेस ऑफ वर्शिप जो आज मान लीजिए इट इज़ अ मस्जिद, वो मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो, इसके हिस्टोरिकल प्रूफ भी हो। 1947 में जो स्टेटस को था वो स्टेटस को लागू गई, ये 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है। मतलब आयुष राणा कैन नॉट गो एंड क्लेम हिज प्लेस ऑफ वर्शिप पोस्ट द 1991 एक्ट, ठीक है। बट एज पर 1995 वक्फ एक्ट, इफ योर नेम वुड हैव बीन नॉट आयुष, योर नेम इज अकील, you can go and claim any property under waqf, anything without any proof, unlimited powers. Very nice. तो आप देख रहे एक समाज को तो अपना बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया गया कि वो जाकर क्लेम करे कि ये मेरी राइट ऑफ रिलीजन है, और दूसरे को इतना अधिकार दिया गया कि वो कुछ भी क्लेम कर दे। ये अनैमलस सिचुएशन कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये उनकी सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा है। तो आपने जैसे इसमें दो चीज़ें बोलूँगा, जैसे लोकसभा जब ये अभी चल रहा था तो उसमें किसी एक मेंबर ने ये भी बोला कि हिंदूज कैन गिफ्ट देयर लैंड और समथिंग ऑन द नेम ऑफ गॉड, बट व्हाई मुस्लिम कैन नॉट गिफ्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह? सब गलत बात है। ये कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि मुस्लिम नहीं दे पाएंगे या मुस्लिम नहीं कर पाएंगे। मुस्लिमों को इनफैक्ट ये पता होना चाहिए कि जो अभी कानून लाया गया सरकार के द्वारा चेंजेस, उसमें एक्चुअली इस्लामिक लॉ को फॉलो किया गया है। इससे पहले के जो कानून थे जो कांग्रेस लेकर आई, देखिए वक्फ केवल एक मुसलमान कर सकता है एज पर इस्लामिक लॉ, एज पर शरिया। ये जो शरिया की बात करते हैं ना समाजवादी पार्टी, केवल इस्लाम फॉलो करने वाला मुस्लिम ही कर सकता है वक्फ। पर ये जो कांग्रेस वाले कानून थे, इसमें जो इस्लाम नहीं फॉलो करता है वो भी वक्फ कर सकता था। अच्छा। कैन हिंदू डू वक्फ? नहीं। क्या सरकार की प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती है क्या? नहीं।
वो उन्होंने अधिकार दिया था, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि मुसलमानों का भला हो, मकसद ये था कि वक्फ के नाम पर हिंदुओं को दबाया जाए, हिंदुओं को दबाया जाए। ये आपका देखने का तरीका हो सकता है, कई लोगों का है, या लैंड ग्रैबिंग की जाए और उस लैंड को अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो ये जो उनका कानून था वो तो एक्चुअली एंटी इस्लाम था, और ये जो प्रावधान लाए गए हैं वो एक्चुअली मोर इन कॉन्सोनेंस विद इस्लामिक स्ट्रिक्चर्स है, ताकि पुअर मुस्लिम को मौका मिले। ताकि क्लियर देखिए, एक तरफ तो प्रो पुअर है ये, प्रो मुस्लिम है ये, और दूसरी तरफ प्रो गुड गवर्नेंस है। किसी को भी ये अधिकार नहीं मिल सकता कि वो जाकर किसी की भी प्रॉपर्टी ना अपने नाम पे क्लेम कर ले और फिर ट्राइब्यूनल में किसी को आना पड़े। भाई मान लीजिए कि अगर किसी को लगता है, फलाना व्यक्ति आयुष हो या अली हो, उसको लगता है कि मेरा एक प्रॉपर्टी है और कोई आदमी गलत तरीके से उस पर बैठा है, तो आप सिविल सूट फाइल करोगे ना कोर्ट में। करेक्ट। अगर ऐसी कोई जगह है जिनको लगता है, मुस्लिमों को लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी थी और किसी ने गलत तरीके से क्लेम कर ली है या उस पर बैठा हुआ है, तो आप सिविल सूट फाइल कीजिए ना। बाकी समाज तो वही करते हैं ना, पारसी समाज वही करेगा, हिंदू भी वही करेगा, क्रिश्चियन भी वही करेगा। मुस्लिम के पास एक अधिकार होना चाहिए कि मैंने बोल दिया ये वक्फ है, अब आप आकर प्रूफ करो। ये रिवर्सल क्यों होना चाहिए? तो मैं बड़े सामान्य और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं लीगलीज में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि लीगलीज में जाकर सारी चीज़ें जो है गुम जाती है। तो ये तरीके से कांग्रेस ऑपरेट करती थी, और मेरा कांग्रेस से केवल इतना ही पूछना है कि इसमें आपने जिस प्रकार से दो कैटेगरीज बना दिए, एक मुस्लिम के लिए स्पेशल कैटेगरी और बाकी समाजों के लिए ऑर्डिनरी कैटेगरी, ऐसे संविधान नहीं चलता। ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25 का ये वायलेशन है। करेक्ट। तो आज जब इसको ठीक किया जा रहा है और आप ही की जो रिकमेंडेशंस थी उसको लागू किया जा रहा है, तो इसका विरोध क्यों? और विरोध करने वाले क्या बोलते हैं? मुस्लिमों की जमीन छीनने का ये प्लान बना रही है भाजपा। उत्साह है उनको, हाँ उकसा रहे, वक्फ बहाना है, मुस्लिम को भड़काना है। सीए कानून भी जब आया, सीए भी आइडिया कांग्रेस पार्टी का था। सीए भी कॉन्सेप्ट जो था वो महात्मा गांधी का था कि भाई आप देख रहे ना हिंदुओं को क्या हो रहा है बांग्लादेश प्रमाण में। होना चाहिए सबका। करेक्ट। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी एक्नॉलेज नहीं करना चाहती। पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। तो ऐसे प्रताड़ित समाजों को, जो भारत के लोग हैं, उनको यदि कभी भारत में आना है तो उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। महात्मा गांधी बोल कर गए, नेहरू जी बोल कर गए। यूपीए के जमाने में सरकार आई तब उन्होंने इसका एक आध बार प्रयास भी किया, उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया क्योंकि वोट बैंक का डर था। मनमोहन सिंह ने 2003 में पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि सीए कानून होना चाहिए, और जब बीजेपी लेकर आती है तो बोलते हैं कि मुसलमानों को कि तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी। सीए में कोई भी प्रोविजन था मुसलमानों के नागरिकता छीनने का? भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था उसमें, नहीं, ना उनका नाम था, फिल्टर हो जाता है। अब वही नैरेटिव ओवैसी एंड कंपनी, इंडिया अलायंस एंड कंपनी क्या कह रहे हैं, वक्फ में आपकी जमीन छीन ली जाएगी, पहले नागरिकता छीन ली जाएगी। वो नहीं चला, इम्प्लीमेंट हो गया सीए, मुसलमानों को पता चल गया कि ये तो झूठ बोला जाता, तो अब जमीन छीन ली जाएगी। ये वही नैरेटिव है कि भड़काना है, इसको बोलता हूं मैं बीबीसी, भड़काना, बहकाना, चिल्लाना। ये भड़काते हैं, बहकाते, चिल्लाते हैं। करेक्ट। यूसीसी के नाम पर भड़काते, बहकाते, चिल्लाते। 3 तलाक का कानून आ जाए इस देश में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो भड़काते, बिलबिलाते, चिल्लाते हैं। अब ये वक्फ अमेंडमेंट आ जाए तो भड़काते, बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं। और ऐसे वक्फ के कानून ओमान में नहीं है, सऊदी में नहीं है, अच्छा, लिबिया में तो नहीं मुस्लिम है, कंट्री, कुवैत में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है। ऐसे कानून वहां पे नहीं है, यहाँ पे होने चाहिए। भारत में क्यों? तो क्या अगर ये कानून एंटी मुस्लिम है, तो ओमान जिसका लिबरल कानून है, या सऊदी जिसका लिबरल वक्फ कानून है, इतना स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है, तो क्या वो एंटी मुस्लिम है? नहीं, उनका तो डोमिनेंस है, लेकिन वहाँ पे डोमिनेंस का सवाल नहीं है। तो फिर तो उनको और अच्छे कानून और स्ट्रॉन्ग कानून बनाने चाहिए। पर उन्होंने भी जो अपने वक्फ के कानून बनाए हुए हैं उसमें वो प्रावधान नहीं है जो एक सेक्युलर देश इंडिया दे रहा है। करेक्ट। यहाँ पे तो कुछ भी क्लेम करो, कुछ भी क्लेम कर लो, वहां पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति जब निर्माण की गई और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और जब इसको सुधारा जा रहा है तो इसका विरोध करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे मौलाना मेरे साथ डिबेट में थे, समाजवादी पार्टी, MIM के लोग भी थे। एक क्लेम जो किया गया, वन क्लेम मेड बाय वक्फ, एक 1500 साल पुराना तमिलनाडु में एक गांव है जहां पर 1500 साल पुराना मंदिर है। रिसेंटली बता रहे हैं। हाँ, मतलब थोड़े वर्ष पहले इन्होंने क्लेम कर दिया वक्फ ने कि ये हमारी ज़मीन है। इस गांव में पूरा गांव क्लेम कर लिया। अच्छा। तो मतलब वहाँ के लोग उसको बेच भी नहीं सकते अपनी ज़मीन। करेक्ट। उनकी जो प्लाइट है उसको टीवी चैनल्स ने डॉक्यूमेंट भी किया। उधर 1500 साल पुराना मंदिर है। अब मैं पूछना चाहता हूँ,
कुरान जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई 1400 साल पहले. 1400 years ago कुरान was given to the prophet of Islam, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, मतलब उसके बाद कुरान आई, कुरान के बाद ही इस्लामिक लॉ तैयार हुआ. कुरान से पहले तो कई लोग बोलते हैं मुस्लिम उनके हिसाब से मुस्लिम थे, पर इस्लामिक लॉ तो कुरान से चलता है. कुरान 1400 years ago आया प्रॉफिट मोहम्मद के बाद. तो 1500 साल पुराना मंदिर कैसे क्लेम कर सकते हैं जब वक्फ ही 1400 साल के बाद है? तो खुद में वक्फ कॉन्सेप्ट बाद में आया और प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है वो 1500 साल पुरानी. तो ये चीज बहुत अच्छी चीज डिफरेंशिएट कर. ताजमहल भी क्लेम कर दिया था भाई. अच्छा, ताजमहल क्लेम किया, ट्राइब्यूनल वालों ने तो बढ़ा दिया आगे. जब मामला कोर्ट में जाने लगा तब वहां पे पूछा गया शाहजहां के वक्फ डीड बताइए. अच्छा, ये मुमताज के लिए नहीं छोड़ा था, तुम्हारे लिए छोड़ा था. तो दिखा नहीं पाए. अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जज ने भी इनको डांट लगाई. अच्छा, जस्टिस अलूवालिया. उन्होंने बोला कि इस रेट से तो आप कहीं पर भी नोटिफिकेशन जारी कर दो, पूरे देश को ही वक्फ बना दो, फिर पूरे भारत की भूमि को ही वक्फ कर दो. टुकड़ों में क्यों करते हो? कभी ये कभी वो, पूरे एक समय पे बोल दो पूरा भारत ही वक्फ की प्रॉपर्टी है. अब आप प्रूव करो कि ये आपकी है. ये तो क्लैरिटी है कि किसको मिलना चाहिए हक, किसको नहीं. बट इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे आपने कुरान की बात करी, तो लोग कह रहे हैं, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि अब बीजेपी डिसाइड करेगी कि कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं है. ऐसा है, देखिए बीजेपी ये कुछ डिसाइड नहीं कर रही है. हमारा संविधान बड़ा क्लियर है, सभी को अपना धर्म पालन करने का अधिकार है. आर्टिकल 25 के तहत प्रोफेस करने का अधिकार है, प्रोपगेट करने का अधिकार है. पर उसी संविधान में कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं. वो रिस्ट्रिक्शंस जो डाले गए हैं उसी के आधार पर हमारे देश में कानून बनते हैं. संविधान के दायरे के बाहर जाकर नहीं बनते. और इसको बार बार जो है इंटरप्रेट करने का काम मोदी जी की सरकार, बीजेपी नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट करता है. करेक्ट. ये लोग कह रहे थे क्लासरूम में हिजाब पहनने का अधिकार हमारा अधिकार है. ये बोल रहे थे ये रिलीजियस राइट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपका फंडामेंटल रिलीजियस राइट नहीं है. तो ये इसका मतलब ये है कि आपके पर्सनल लॉ के तहत या ये जो आर्टिकल 25 के तहत ये कवर्ड नहीं है. सिमिलरली वक्फ भी, या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये भी आर्टिकल 25 के तहत कवर्ड नहीं है. अच्छा. अगर ऐसा होता तो वक्फ का कानून 1954 में क्यों बनाया नेहरू जी ने? चलिए ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, पूरा कुरान से ही है ना, तो फिर पहला कानून भी तो गलत हो गया ना. करेक्ट. उसके बाद 95 का अमेंडमेंट भी तो गलत है, सारे 2013 वाला भी तब इसलिए नहीं बोला क्योंकि तब आपको असीमित पावर्स दी जा रही थी, तो आपके लिए कन्वीनियंट था, उनको चीजें मिल रही थी. अब आपको सडनली कुरान याद आ रहा है क्योंकि आपके पावर्स जो असीमित थे उसको संविधानिक दायरे में लाया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग ड्यू करेक्शन और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम को जब एड्रेस किया जाता है तो इस पे कॉम्युनल स्पिन लगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है. और वो फिर से एक बार कुछ सेक्शंस ऑफ मुस्लिम के कंधों पर बंदूक रख रही है, क्योंकि सारे मुस्लिम इनके साथ नहीं खड़े हैं आज. बाकी के समय तो इन्होंने कई दंगे करा दिए सीए वगैरह के, पर इस बार देखिए, अगर आप देखोगे तो इस बार वो नहीं करवा पा रहे हैं सिंपली बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो प्रताड़ित है इस वक्फ बोर्ड से और जो जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है भ्रष्टाचार और लैंड ग्रैबिंग का अड्डा बन चुका है और जो चाहते हैं इसमें रिफॉर्म हो वो मुस्लिम्स है. कंसल्टेशन जो प्रोसेस हुई लंबी चौड़ी, उसमें मुस्लिम गए थे. हजारों आर्टिकल्स के वक्फ को रिफॉर्म होना चाहिए, ये मुस्लिमों ने लिखे हैं. मुस्लिमों का ही पैसा जा रहा है. हिंदुओं का तो क्या है, देखो हिंदुओं के जो टेम्पल होते हैं उसके ट्रस्ट बनते हैं. करेक्ट. सरकार उस ट्रस्ट को टेक ओवर कर लेती है और वो पैसा ले लेती है. हिंदुओं को तो उनका पैसा भी नहीं मिलता टेम्पल का. बड़े बड़े जो टेम्पल है उसके ट्रस्ट के पैसे सरकार ले लेती है, स्टेट गवर्नमेंट. मुस्लिमों के वक्फ का सरकार कोई पैसा नहीं लेती, उल्टा सरकार मदद ही करती है. वो भी पता नहीं, वो एक अलग विषय है. सरकार मदद ही करती है और यहाँ पर केवल इतना कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंसी रखो तो आपके पेट में दर्द है. ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती. हिंदू तो अपना धार्मिक जो उसके टेम्पल का पैसा है सब कुछ दिख रहा है, वो सबके लिए खर्च हो सरकार के द्वारा. और यहाँ पर आप अपनी जो संपत्ति है उसको सरकार ले भी नहीं रही, टच भी नहीं कर रही, केवल कह रही है इसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसमें प्रॉपरली इसको सेंट्रल पोर्टल पर डालकर डिजिटाइजेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. तो आप बोलो कि ये हस्तक्षेप है हमारे धर्म में. दिस कैन नॉट वर्क. तो फिर एक और इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि उनका एक और एलिगेशन है कि जब काउंसिल बन रही है उस काउंसिल में नॉन मुस्लिम का क्यों इंटरफेरेंस होना चाहिए? नॉन मुस्लिम का नहीं है ये बात. एमपी इसको रखा गया है. क्या एमपी कोई मुस्लिम हिंदू होता है क्या? एमपी तो संविधान का प्रतिनिधि है.
एमपी एक संविधान का प्रतिनिधि है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। मान लीजिए हिंदू एमपी होगा, तो क्या वो मुस्लिम उसके मतदाताओं की चिंता नहीं करेगा? वो तो कंस्टिट्यूंसी से है, वो तो एक संविधान के दायरे में चुना गया है, उसको हिंदू मुस्लिम में क्यों देखते हैं? और तारकेश्वर टेम्पल बोर्ड के ट्रस्ट में और कॉरपोरेशन में फिरहाद हकीम को लाया जा सकता है ममता बनर्जी के द्वारा तारकेश्वर टेम्पल बोर्ड के अंदर, तब वो सेकुलरिज्म है। और यहाँ पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो कि एक संस्था है, ये कोई मस्जिद का ट्रस्ट नहीं है, दोनों में अंतर है। मस्जिद चलाने का जो काम होता है या जो सोसाइटी या ट्रस्ट होती है वो एक अलग है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उसमें कोई नहीं बोल रहा हिंदू आके मस्जिद चलाएगा। ये एक ओवरऑल एक संवैधानिक ढांचे में, कानूनी ढांचे में एक बॉडी बनती है जो सारे वक्फ की प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करती है। उसकी बॉडी में जो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में बनी है, उसमें केवल मुस्लिम नहीं एमपी होंगे, तो वो कैसे संविधान के खिलाफ हो गया, कैसे हस्तक्षेप हो गया? और आप टेम्पल के बोर्ड में तो वहां पे नॉन मुस्लिम को लाते हैं, नॉन हिंदू को लाते हैं। कई सारे ऐसे टेम्पल ट्रस्ट है जहां पर लिखा गया है कि फलाना जो डीएम होगा या डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होगा वो होगा। कई बार वो ऑफिसर्स मुस्लिम होते हैं तो वो उसमें आ जाते हैं, तो वो ठीक है, पर यहाँ पर आप उसको गलत बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि एमपी को भी अब हिंदू मुस्लिम देखने लगेंगे हम लोग। संविधान में जो चुना गया व्यक्ति है उसको भी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। क्या हम लोग अब इस प्रकार से डिवाइड करेंगे एमपी को, एमएलए को? एमपी और एमएलए सबकी चिंता करते हैं, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की चिंता करते हैं, वो तो प्रतिनिधि है समाज के और पूरे कंस्टिट्यूंसी के। ये तो आपने अच्छी बात कही और मुझे लगता है इससे क्लैरिटी है लोगों के अंदर, डेफिनेटली आएगी। पर इसमें एक और चीज़ है, उनका ये कहना है कि जितने भी मस्जिद हैं, क्या अब उनको भी प्रूफ देना पड़ेगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा? जो पुराने मस्जिद हैं उनको डर है कि वो तोड़ा जा सकता है, तो क्या ये कुछ, ये सब अनफाउंडेड है क्लेम्स, सिंपली बिकॉज आज इसका आधार क्या है? अभी जो 44 अमेंडमेंट्स आए हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी इस अमेंडमेंट के तहत हमारे पुराने मस्जिदों को तोड़ने का उनका प्लान है। 44 अमेंडमेंट्स पब्लिक डोमेन में है, उसको अब जेपीसी के पास भेज दिए गए। मुझे जो ये लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का प्लान है, एक अमेंडमेंट में से पढ़कर दिखा दे कि ये होने वाला है। कहाँ लिखा है ये सब भ्रम है। ये कहते थे कि एनआरसी आएगा और हमारी नागरिकता छिन जाएगी, ये लोगों को हमें बाहर निकाल देंगे। एनआरसी का ड्राफ्ट आया था कभी? नहीं, एनआरसी का ड्राफ्ट ही नहीं था। फिर भी उन्होंने एनआरसी का ड्राफ्ट इमेजिन कर दिया। फिर उन्होंने ये इमेजिन किया कि इसके तहत लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, कैंप में डाल दिया जाएगा। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी जिनकी एक आध फिल्म भी नहीं चलती है ना, वो स्वर में स्वरा डालकर बोल रही थी, नोएडा दिल्ली सब जगह। हाँ, तो वो कह रही थी एनआरसी आएगा, फिर हम लोग को डिटेंशन कैंप में मुसलमानों को डाल दिया जाएगा। एनआरसी था ही नहीं। तो ये वो वाली व्यवस्था है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, मुंडन कराना शुरू। और अगर ऐसा कोई प्रावधान है, अभी जेपीसी में गया है, मतलब जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में गया है, अब जाकर बता दीजिए कौन सा वो प्रावधान है। ये सब भड़काने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे जो हमेशा से इनका कहना है कि सारे वो युवा हो गए और जितने मुस्लिम लोग रोड पे आ जाएंगे, हिंसा होगा, दंगा होगा, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि ये तो अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर, हाँ, ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा था कि हम लोगों को सड़कों पे उतरना होगा। ये वैसे तो इंडिया अलायंस अपने आप को संविधान की संरक्षण के लिए बताता है कि हम आगे आते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। तो संविधान में विश्वास रखते हैं तो सड़क पर फैसला होगा या संसद में? संविधान में विश्वास रखते हैं तो बैलेट से फैसला होगा या बुलेट से? करेक्ट। वोट से होगा या वोट जिहाद से? तो मुझे लगता है कि जिनकी मानसिकता ही ऐसी है कि सर तन से जुदा के नारे करने हैं और सड़कों पर उतरकर हुड़दंग करना है, तो ये एनार्किज्म है, ये संविधान नहीं है। ये एक प्रकार से स्ट्रीट वीटो चाहिए इनको कि माय वे इज़ द हाईवे, वरना तो मैं सड़कों को जाम करके बैठ जाऊंगा। शाहीन बाग में बैठ गए थे। मुझे लगता है इस प्रकार से देश नहीं चल सकता। और हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं अगल बगल में क्या हो रहा है। और इसी समय पर जब ये सारी डिबेट चल रही है तो सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, सज्जन वर्मा जैसे कांग्रेस के नेता
ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी होना चाहिए। ये एग्जांपल भड़का रहे हैं, कोट कर रहे हैं। मुफ्ती जी की बेटी ने बताया कि यहाँ के प्रधानमंत्री का रेसिडेंस में स्विमिंग पूल है क्या, जैसे श्रीलंका वाला तस्वीर दिखाकर। तो ये भड़काने की भी कोशिश की जा रही है कि जो बांग्लादेश में हुआ उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आप सड़कों पर उतर आओ, कोई भी मुद्दा ढूंढ। तो मुझे लगता है फिर कम से कम जय संविधान के नारे लगाने का इनको अधिकार नहीं बनता। तो अभी ये करेक्ट, ये बहुत सही चीज़ है कि आपने सही बात बोली। भारत ही इकलौता देश है जो अभी स्टेबल्ड है। उसके चारों तरफ अगर आप देखें मैप में तो पूरा रेड है, सारी अर्थव्यवस्था या पूरा जो कंट्री है वो अभी उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो क्या ये आपकी इंडिया अलायंस या फिर जो भी पर्टिकुलर, अगर मैं किसी एमपी का नाम तो कोट नहीं करना चाहता, क्या वो यहाँ पे ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि भारत का भी ऐसा हाल हो जाए? देखिए, ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी तीसरी बार चुनाव हारने के बाद भारत जो है वो टुकड़े टुकड़ों में बंट जाए। इसीलिए आप देखिए कि पहले भारत को बांटने का काम धर्म के आधार पर किया गया, फिर भाषा के आधार पर, अभी यहाँ पर कास्ट वॉर्स लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर बांटने के बाद अब जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, जाति को जाति के खिलाफ लड़वाने की। और ये अपने जो परिवार के लोग थे, राहुल गांधी के ही परिवार के लोग थे, ये किस प्रकार से आरक्षण का विरोध करते थे, ये किस प्रकार से ओबीसी और कास्ट के लिए जो की जाती थी चीज़ें उसका विरोध करते थे, आज उससे यू टर्न करके राहुल गांधी ये क्यों बोलने लगे? राहुल गांधी बताएं, उनकी पार्टी का स्लोगन रहा है, न जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। वहाँ से हटकर आज वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जब उनसे बोला जाता है कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो वो बांटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जिस भारत एक स्टेबिलिटी का बीकन है, अगल बगल में हमारे पास चाइना है, चाइना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। आप देख लीजिए म्यांमार, आप देख लीजिए नेपाल, आप देख लीजिए श्रीलंका, आप देख लीजिए बांग्लादेश, आप देख लीजिए अफगानिस्तान, आप देख लीजिए पाकिस्तान। हर जगह पर वहाँ पर जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रही है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि भारत की भी यही स्थिति हो जाए। और इसका फ़ायदा कुछ विदेशी ताकतों को निश्चित रूप से होगा कि भारत अनस्टेबल रहे। और इसके लिए तो हमने देखा है ना कि विदेशी ताकतों ने $1 बिलियन का फंड रखा है कि भारत किसी प्रकार से डिस्टेबलाइज हो जाए। चुनाव में पूरा प्रयास किया गया, जो बांग्लादेश में हुआ है ये भारत में भी करने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में वो सफल रहे, क्योंकि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक परंपराएं या बांग्लादेश की जो सेना है वो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा है और भारत की सेना की तरह नहीं है। भारत की सेना एपॉलिटिकल है, भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं बहुत स्ट्रांग है। तो भारत में नहीं कर पाए, पर उनका निरंतर प्रयास यही है कि इसी टेम्पलेट पर, इसी मॉडल पर भारत खंड खंड हो जाए। इसलिए वो इंडिया इज नेशन नहीं मानते, वो कहते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बार बार राहुल गांधी कहते हैं। तो उनकी मंशा अल्टीमेटली भारत के टुकड़े हो, भारत विभाजित हो, भारत डिस्टेबलाइज हो, यही हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बताना चाहिए कि सलमान खुर्शीद पर क्या एक्शन लिया, सज्जन वर्मा पर क्या एक्शन लिया, मणिशंकर अय्यर पर क्या एक्शन लिया, जब उन्होंने ये बयान दिए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो। तो अभी जो डर फैला हुआ है सबके अंदर कि मोदी गवर्नमेंट या फिर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें मोदी जी की, ही इज़ एंटी मुस्लिम, ये किस हद तक आप इसको आप देखें, किस एंगल से आप इसको देखना चाहते हैं? देखिए, ये जो बात करते हैं कि मोदी इज़ एंटी मुस्लिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को गरीबी और दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया। भागलपुर, मीरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद और उसके अलावा मुजफ्फरनगर के दंगे, ये सारे बड़े दंगे जहाँ पर हज़ारों मुस्लिम मारे गए, ये सब कांग्रेस के ज़माने में हुए। मोदी जी के ज़माने में क्या भागलपुर, हाशिमपुरा, नेल्ली जैसे बड़े दंगे हुए? नहीं। माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, दिल्ली का जो दंगा हुआ जिसमें 4000 सिखों का नरसंहार हुआ, उसके बाद राजीव गांधी ने बोला बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। अच्छा, आप बात कर रहे हो माइनॉरिटी राइट्स की, जिसने माइनॉरिटीज़ को मारा और उसके बाद उसको जस्टिफाई किया, वो लोग कह रहे हैं। और आज के ज़माने में मुस्लिम के लिए या चाहे कोई भी समुदाय हो, मोदी जी ने बिना कोई भेदभाव के, विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, जो अधिकार बनता है सबको उनका अधिकार मिला है। इसीलिए जब 12 करोड़ टॉयलेट बनते हैं या 11 करोड़ नल से जल लगता है या 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है या 3.5 करोड़ लोगों के, गरीबों के आवास बनते हैं, या जब पर कैपिटा इनकम दुगनी होती है, तो क्या सिर्फ मोहित की इनकम दुगनी हुई, मोहम्मद की नहीं हुई क्या?
क्या केवल मोहित को टॉयलेट मिला, मोहम्मद को नहीं मिला क्या? क्या शिल्पा को राशन मिला और सुल्ताना को नहीं मिला क्या? एक उदाहरण बता दीजिए जो मोदी जी ने सामाजिक जनकल्याणकारी नीतियां चलाई और सबको ना मिला हो, और सबको ना मिला हो, या किसी ने बोला हो कि मेरा नाम अब्दुल है इसलिए मुझे ना मिला हो। एक उदाहरण पूरे देश में से नहीं दे सकते। पर आपने क्या बोला था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। आप सेकुलर है और जो बिना कोई भेदभाव के देता है सबको। 44 करोड़ लोगों के मुद्रा लोन हुए, क्या मोहम्मद को नहीं मिला? मोहित को मिला, सबको मिला। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कवर 5 लाख का मिलता है, सबको मिलता है। 50 करोड़ लोगों के अकाउंट बने, सबके बने। तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं। और जहाँ तक बजट है, माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट देख लीजिए, मोदी सरकार में बड़ा है। एएमयू का बजट देख लीजिए, मोदी सरकार में बड़ा है। जो ज़्यादातर चीज़ें मिली है गैस योजना में या एजुकेशन में या स्कॉलरशिप के रूप में या नल से जल में या पक्के आवास में, अधिकतर फ़ायदा तो SC ST OBC मुस्लिम को ही मिला है, क्योंकि गरीबों को मिला है। क्योंकि यही समाज गरीब है, तो गरीब होने की वजह से मिला है। नॉट बिकॉज ये मुस्लिम है, नॉट बिकॉज ये SC है, नॉट बिकॉज ये ST है। क्योंकि ये गरीब है, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिला है और बिना कोई भेदभाव के मिला है। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मुस्लिमों के इतने शुभचिंतक हैं तो पश्चिम बंगाल और गुजरात, करेक्ट, पश्चिम बंगाल में तो भाजपा कभी नहीं रही है सरकार में, नहीं। वहीं पर आपका 34 इयर्स लेफ्ट रूल, उससे पहले कांग्रेस और अभी TMC इतने सालों से, और गुजरात में पिछले 30 सालों से बीजेपी। मुस्लिमों की तुलना कीजिए वहां पर बंगाल में और गुजरात में, पर कैपिटा इनकम में कीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में कीजिए, अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट जॉब्स में कीजिए, एजुकेशन में कीजिए। लेकिन वो तो बहुत खुश हैं बंगाल में जितने मुस्लिम। नहीं, हर पैमाना जो मैं बता रहा हूं उसमें गुजरात के मुसलमान बंगाल के मुसलमानों से आगे हैं। मुसलमानों की गुजरात में पर कैपिटा इनकम बंगाल से ज़्यादा है, उनकी एक्सेस टू जॉब ज़्यादा है, उनकी फाइनेंशियल जो एबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है, उनकी हेल्थ एक्सेस ज़्यादा है, एजुकेशन एक्सेस ज़्यादा है। बंगाल में तो सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान देश के रहते हैं। तो आपको इसमें, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने 30-40 साल से वहां पे सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटा है और मुसलमानों को गरीबी और दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर जो आप सांप्रदायिक बताते हैं गुजरात को, वहां पर मुसलमान प्रॉस्पेरिटी की ओर और संपन्नता की ओर चल रहा है। ये दोनों में अंतर है, परंतु आपको केवल भड़काना है और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलना है, ये केवल करना है। और अगर मुसलमानों से नफरत करते मोदी जी, तो जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, आपको पता है देश का IB डायरेक्टर कौन था? आसिफ इब्राहिम। अच्छा, मुस्लिम था। IB डायरेक्टर होता है जो सबसे मेन पोजीशन होता है ना, कोई भी नई सरकार आती है 2014 में, तो इसको चेंज कर देते अगर मुस्लिमों से इतना नफरत कर रहे थे मोदी जी। IB डायरेक्टर आसिफ इब्राहिम जो थे उनको कंटिन्यू किया गया। इतनी की पोजीशन पर कोई व्यक्ति, कोई नया प्रधानमंत्री आता है तो उसमें अमूमन अपने व्यक्ति को लगाता है, अपने ऐसे कॉन्फिडेंट को, ऑफिसर को लगाता है। आसिफ इब्राहिम थे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज मुस्लिम, ही वाज कंटिन्यूड। तो इसका मतलब मुसलमानों से अगर नफरत होती तो वो क्यों बनाते उनको? मुस्लिमों को ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस कौन बने? सैयद अकबरुद्दीन। तो क्या एंटी मुस्लिम थे? इसलिए पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सैयद अकबरुद्दीन को भेज दिया। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 15 टॉप नेशनल सिविलियन ऑनर्स मिले हैं मोदी जी को, उसमें से 7 जो मिले हैं वो मुस्लिम देशों से मिले हैं। सऊदी अरेबिया से, बहरीन से, UAE से, उसके अलावा पैलेस्टाइन से, इजिप्ट से, इस प्रकार के देशों से उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। तो क्या ये देश, मोदी जी एंटी मुस्लिम है उसके बावजूद भी उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रहे हैं? मनमोहन सिंह जी को कितने मिले इन देशों में से, मुस्लिम देशों में से? आज मिडिल ईस्ट के देश में मंदिर खड़े हो रहे हैं। करेक्ट। अगर इतने ही एंटी मुस्लिम थे मोदी जी, तो वो अपने ही कंट्री में बुलाकर, अपनी ज़मीन देकर, वहाँ पर मंदिर बनवाकर मोदी जी को इनॉग्रेशन में क्यों बुला रहे हैं? लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत कम है बीजेपी में। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्या एक सांसद या एक मंत्री तभी काम करेगा एक समुदाय के लिए अगर वो उस समुदाय का हो? फिर इस लॉजिक से, आयुष जी आपके इस लॉजिक से, पारसी कितने MP है, जैन कितने MP है? ये तो माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है ना। मुस्लिम तो फिर भी कितने हैं? करोड़ों है, ऑलमोस्ट 20 करोड़।
ठीक है, 14-15% पॉपुलेशन। हम माइनॉरिटी नहीं, हम तो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। वह हिंदू 80%, ऑलमोस्ट 80% है, हम लोग 20 ऑलमोस्ट 15-16% है, तो हम तो सेकंड बिगेस्ट है। पर सबसे छोटी छोटी कम्युनिटीज कौन सी है? सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट। इनके कितने सांसद हैं? इनके कितने मंत्री हैं? और इनके नहीं है सांसद या मंत्री तो इनके काम नहीं हो रहे, उनसे उनका कोई आवाज उससे नहीं। पारसी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है, पारसी कम्युनिटी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली सोशली प्रोग्रेसिव है, ये मानते हैं इस बात को। Correct. सबसे ज्यादा रिच है। करेक्ट। इनके तो एक भी पारसी एमपी शायद नहीं होंगे, नहीं है, या गिनती के होंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या केवल कोई एमपी मुस्लिम है तभी वो मुस्लिमों का काम करेगा? क्या कोई एमपी अगर हिंदू है तो केवल हिंदुओं का काम करेगा? और जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हरदीप पुरी कौन है? सिख को नहीं मानते माइनॉरिटी। किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट को नहीं मानते माइनॉरिटी। जॉन बार्लो थे हमारे उसके मंत्री, बंगाल से थे। अब हमारे केरल से एक मंत्री है जो क्रिश्चियन है, उनको नहीं मानते क्या? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करना बहुत आसान हो जाता है। केवल और केवल एक समुदाय को ही आप माइनॉरिटी मानते। यही तो कांग्रेस की गलती है कि कांग्रेस एक पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन के नाम पर देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है, जैसे जिन्ना ने बांटा। जिन्ना ये कहता था कि मुस्लिम हो तो सिर्फ मुस्लिम एमपी होना चाहिए, हमारे सिर्फ मुस्लिम नुमाइंदे होने चाहिए। ये जिन्ना थॉट है, अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, जिससे भारत बटा। और यही थॉट प्रोसेस आज कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है। अन्यथा मुझे बताया कांग्रेस पार्टी कि 1950 से जब पहली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई तब से लेकर 2004 मोदी जी और अमित शाह जी कहीं नहीं थे। इन हर पार्लियामेंट को अगर आप उठाएंगे और देखेंगे तो हर जगह मुस्लिमों की संख्या पता है कितनी है पार्लियामेंट में? 4%, 5%। ठीक है, तो आपने क्यों नहीं दिया? मुस्लिमों की आबादी कितनी है? 15%। फर्स्ट पार्लियामेंट से लेकर 2004 की पार्लियामेंट तक, जब कांग्रेस थी, मोदी जी तो थे ही नहीं, तब आपने किसी भी पार्लियामेंट में 15% आबादी को 15% रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया? करेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप भी जानते हो कि समस्या ये नहीं है, समस्या कुछ और थी। समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि चुनाव में टिकट विनेबिलिटी के आधार पर दिए जाते हैं। गुजरात का उदाहरण देता हूँ, गुजरात में 180 सीट्स है, मुस्लिमों की आबादी है 10%। मतलब कायदे से अगर आपका जितनी आबादी उतना हक वाला फॉर्मूला अपना है तो 18 सीट्स देनी चाहिए मुस्लिम्स को। ये कहते बीजेपी नहीं देती, ठीक है। कांग्रेस ने पता है लास्ट 10 सीट से ज़्यादा मुस्लिम को कब दी थी? 95 में, वो लास्ट एरा था उनका। हाँ, उसके बाद क्यों नहीं दी? और 95 में मोदी जी नहीं थे। 95 के बाद कांग्रेस ने कभी मुसलमानों को 18 सीट क्या 10 सीट भी नहीं दी है गुजरात में। अभी महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट्स है, महाराष्ट्र में तो 10-12% मुस्लिम है, तो 4 सीट देनी चाहिए। कितनी दी लोकसभा की? 0। इंडिया अलायंस ने 0 मुस्लिम्स को दिया सीट, 0। इस पे उन्हीं के मंत्री ने आवाज़ उठाई थी, नसीम अहमद खान ने। केवल महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली में कितने मुस्लिम को दिया? 0। झारखंड में कितने दिया? 0। छत्तीसगढ़ में कितने दिया? 0। मध्य प्रदेश में कितने दिया? 0। महाराष्ट्र में कितने दिया? 0। आप ठेकेदारी करते हो मुसलमानों की। सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन कांग्रेस वाले। और ये जो कहते हैं ना, ये कभी टोपी लगा के चले जाते इफ्तार में, कभी टीका लगा चले जाते और कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, कोट पे जनेऊ पहन लेते हैं। उनसे पूछे हिंदुओं से इतनी हमदर्दी है ना, गाजा जो हजारों किलोमीटर दूर है, उसके लिए ऑल आइज ऑन गाजा, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। प्रियंका जी ने ट्वीट किया, राहुल जी ने ट्वीट किया, एक ट्वीट दिखाइए, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। नहीं, उनकी तरफ से नहीं आ रहा। मोदी जी ने तो सीधा सीधा बोला ना कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर ध्यान रखिए। यहाँ पर हिंदू शब्द ही नहीं बोल पा रहे राहुल गांधी, देख ही नहीं पा रहे वहां पे। वो तो आपको कह रहे हैं कि आप हिंसा करते हो, बीजेपी वाले। अरे भाई, बांग्लादेश में कौन हिंसा कर रहा है? बांग्लादेश में बीजेपी आरएसएस है क्या? इराक में बीजेपी आरएसएस है क्या? ईरान में बीजेपी आरएसएस है क्या? लीबिया में बीजेपी आरएसएस है, सीरिया में बीजेपी आरएसएस है, अफगानिस्तान में बीजेपी आरएसएस है। पूछिए समस्या क्या है वहां पे लड़ाई झगड़ा क्यों है और यहां पर क्यों नहीं है? यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर हिंदू जो है मेजॉरिटी है, और जिस देश में हिंदू मेजॉरिटी है उसी देश में आप देखना कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी और संविधान पॉसिबल है। जहां पर भी आबादी चेंज हो जाती है, जहां पर भी शिफ्ट हो जाती है, और देख लीजिए आप, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, इराक में है, ईरान में है, किधर है?
भारत में है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है, हिंदू डेमोक्रेटिक है, हिंदू संविधानिक तौर तरीके से रहता है। तो जब तक हिंदू बाहुल है, जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है, तब तक इस देश के सेकुलरिज्म को, इस देश के डेमोक्रेसी को कोई एक चोट नहीं पहुंचा सकता। पर ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं, इसीलिए बांटना चाहते हैं। आखिरी में बस आपसे मैं एक छोटा सा मैसेज अपने युवाओं के लिए मैं आपसे चाहता हूँ, ताकि देश का माहौल अच्छा बना रहे और जो हमारे युवा हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों, आपस में प्यार बांटे रहें। आप उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपस में प्यार बनाने के लिए और आपस में भाईचारा बना रहे, इसके लिए केवल एक ही कहूँगा कि देखिए, सनातन की समाप्ति की बात करने वाले लोग जो कहते हैं कि सनातन बीमारी है, जो कहते हैं कि हिंदू टेरर है, जो कहते हैं कि राम जी का अस्तित्व नहीं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं और फिर कहते हैं ये मोहब्बत की दुकान है, दरअसल ये नफ़रत के भाईजान है। और ऐसे नफ़रत के भाईजान आपको बांटने के लिए कभी आपको अगड़े पिछड़े में लड़ाएंगे, कभी ये बोलेंगे कि देखिए ये ओबीसी है, ये ओबीसी नहीं है, कभी ये आपको एससीज के बीच में भी लड़ाएंगे, एसटीज के बीच में भी लड़ाएंगे, पर इनकी ईमानदारी उनके प्रति नहीं है। अगर होती तो कर्नाटका में एससी एसटी के 14,000 करोड़ फंड कांग्रेस लूट गई। वहाँ पे एक एससी ऑफिसर ने आत्महत्या की, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था भ्रष्टाचार के पैसे देने के लिए। हमने देखा है तेलंगाना में एससी का बजट काट दिया गया। कांग्रेस अगर एससी एसटी की शुभचिंतक होती तो राहुल गांधी इन विषयों पर बोलते। वो आपके शुभचिंतक नहीं है। रावण भी जब आए थे माँ सीता का अपहरण करने के लिए तो साधु का भेष पहनकर आए थे। तो ऐसे साधु के भेष में आने वाले रावणों से, बंटवारे वाले रावणों से बचना और प्रभु श्री राम की जो बताई हुई राह है उस पर चलना, इससे ही मुझे लगता है सौहार्द बना रहेगा, इससे ही अमन शांति बनी रहेगी। इनकी मानसिकता देखिए क्या है। अब कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है रामनगर, उसका नाम बदल दिया उन्होंने। अच्छा, ये वैसे तो क्या नैरेटिव देते हैं कि हम अयोध्या जीत गए, राम जी ने आपको पनिश किया, ये नैरेटिव देते हैं जब से जीते हैं। Correct. और वो अवधेश प्रसाद को आगे करते हैं हमेशा। अयोध्या तो जीते नहीं, फैजाबाद जीते। फैजाबाद में 5 विधानसभा है, 4 विधानसभा में वो जीते, इसलिए वो सीट जीत गए। 5वीं विधानसभा अयोध्या की है जिसमें हम ही जीते, हम ही आगे थे। तो अयोध्या टेक्निकली वो जीते नहीं, पर वो चिढ़ाने के लिए कहते हैं। पर देखिए, उनको अगर राम से इतनी मोहब्बत होती तो बताइए, रामनगर का नाम बदल दिया गया, आपने क्या विरोध किया? राहुल गांधी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा हिंदू हिंसक है, एक बार कह दे मुस्लिम हिंसक है, एक बार इस्लाम के बारे में कह दे। उसने कहा राम जन्मभूमि के आंदोलन को हमने अयोध्या में हराया। एक बार बता दीजिए कि क्या राम जन्मभूमि का आंदोलन एक चुनावी आंदोलन था क्या, या 500 वर्ष का ये संघर्ष था हिंदुओं का? और इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि हम लोगों ने, देखिए हमारे ऊपर राम का आशीर्वाद है। भाई मुझे तो लगता है कि कम से कम आप लोग राम जी को मानने लगे, जो राम जी के अस्तित्व को नकारते थे हलफनामे पर। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा एक संदेश है कि जो कल तक रोम रोम करते थे, आज मोदी जी का ऐसा चक्र चला है कि आप लोगों को भी राम राम करना पड़ रहा है। तो ये चेंज हुआ है, परंतु इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें तो करते हैं सौहार्द की, लिबरलिज्म की, परंतु ये आवरण जो डाला है उसके पीछे जो असली चेहरा है वो बहुत खतरनाक चेहरा है। वो कतई लिबरल नहीं है। कोई लिबरल ये कह सकता है कि इस देश में एक 50 साल का व्यक्ति एक 6 साल की बच्ची से शादी करे? ये लिबरलिज्म है आपका? कोई लिबरल कह सकता है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं, हिंदू है वो, तो हमले होना वो ठीक है? ये कैसा लिबरलिज्म है इनका? अभी एक अयोध्या में ही हमने रेप केस देखा था। मुईद खान ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, एक 12 साल की बच्ची का रेप किया और वीडियो बनाया। वो बच्ची निषाद समाज से थी, एससी समाज से। आज तक अखिलेश यादव ने उसको निकाला नहीं है सब। वेरी बैड। और ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका वाड्रा, ना खड़गे जी इस पर बोल पाए। और उल्टा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बोला इस बच्ची का नार्को टेस्ट होना चाहिए। स्ट्रेंज। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार शाहजहां ने किया, बंगाल में। शाहजहां के खिलाफ नहीं बोल पाए। आज आपने देखा होगा बंगाल आज फिर से सुलग रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर की निर्ममता से हत्या और रेप और हत्या की गई। एक शब्द नहीं बोला गया है राहुल और इसके इकोसिस्टम के द्वारा, एक शब्द नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि लिबरलिज्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, विमेन राइट्स की बात करने वाले, कम्युनल हार्मनी की बात करने वाले, असलियत में वो क्या है, उनके आचरण से उनका आवरण क्या है, उसके बीच का अंतर दिखाई देता है। और बहुत अच्छा
आपने डिफरेंशिएट किया भैया चीज़ों को, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा मैसेज है युवाओं को। एटलीस्ट एक एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगता है मिसिंग रहा है हमेशा से। और ये एजुकेशन अगर सबको ध्यान रहेगा इस चीज़ का, तो ये हिंसा कभी फैलेगा ही नहीं हमारे देश में। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का नकाब नहीं, उसका असली चेहरा पहचानना बहुत ज़रूरी है। भैया थैंक यू सो मच कि बहुत आप बहुत आए। धन्यवाद थैंक यू सो आपका। मच भैया। जोहार। बहुत